नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री का कारोबारियों को निवेश का न्योता। इवांका ट्रंप का महिलाओं को प्राथमिकता पर जोर। उपभोक्ताओं से कंटेंट के आधार पर भेदभाव मंजूर नहीं। नेट निरपेक्षता पर ट्राई की सिफारिश। पक्षपाती करार नहीं करें कंपनियां। पद्मावती फिल्म के विदेशों में रिलीज पर रोक लगाने से इनकार। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, बयानबाजी से बचे जिम्मेदार लोग। 1 लाख से ज्यादा लोगों को आयकर का नोटिस। नोटबंदी के बाद जमा किए 25 लाख रुपए। रिटर्न न भरने पर कार्रवाई। भारत में बनेगा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र। राजनाथ सिंह को मॉस्को में रूसी मदद का वादा। आपदा प्रबंधन से जुड़ी साझा योजना पर हस्ताक्षर। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म के बारे में राजनेताओं की टिप्पणियों पर सवाल उठाया है और ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म रिलीज से पहले इस तरह के बयान फिल्म के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने फिल्म के विदेश में रिलीज पर रोक से जुड़ी मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इस बीच फिल्म विवाद पर सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति ने निर्देशक संजय लीला भंसाली को उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया है। समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने पीटीआई को इस बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म को लेकर बयानबाजी पर नाराजगी जताई है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने से पहले सरकारी पदों पर बैठे लोगों का बयान देना गलत है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि इस मसले पर नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान बंद होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बयान से सेंसर बोर्ड का फैसला प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने इसे कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें फिल्म के विदेश में रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को रिलीज किया जाए या नहीं, ये सेंसर बोर्ड के दायरे में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है, उनसे पूछा कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं लॉ के अंदर में। जब लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है क्या इस परिस्थिति में एक्शन लेने के लिए, वाई यू पीपल आर साइलेंट। आप लोग साइलेंट क्यों हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते लॉ का जो भी प्रोविजन है। आप एक्शन लीजिए। लोग इतना स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। एक्शन लीजिए इस चीज़ के ऊपर, लॉ जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से आप एक्शन करिए। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में पद्मावती की रिलीज से इनकार किया था। कई मंत्री भी इस बारे में बयान दे चुके हैं कि फिल्म बनाने से पहले इतिहासकारों से रायशुमारी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ कई फिल्मकारों और कलाकारों ने रिलीज के खिलाफ विरोध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। पद्मावती फिल्म को लेकर कई दिनों से विवाद जारी है। विरोध करने वालों का आरोप है कि पद्मावती फिल्म में रानी पद्मावती के चरित्र को गलत तरीके से दिखाया गया है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस विवाद और कोर्ट की टिप्पणी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में चंद्रमोहन शर्मा, सीनियर मूवी क्रिटिक हैं, नवभारत टाइम्स जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। पद्मावती को लेकर जिस तरीके से सेंसर बोर्ड की ओर से कोई बयान नहीं आया, उससे पहले ही अलग अलग संगठन और उसके बाद सरकारें और अब कोर्ट का ये दखल कि कम से कम सेंसर बोर्ड को उसका काम करने दिया जाए, इसे कैसे देखा जाए और क्या माना जाए कि तमाम सरकारें या फिर जो भी नेताओं के बयान हैं वो कहीं इस विवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बेवजह? अगर हम कहें ये विवाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं, एक पूरे राज्य का आप कह सकते हैं कैप्टन है, पूरा उसके पास पावर्स हैं, सब कुछ है। फिल्म लगी नहीं है, किसी ने देखी नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है पिक्चर के बारे में, फिल्म में है क्या। लेकिन उसके बावजूद सेंसर ने नहीं देखी, जिसको आपने एक बॉडी पूरी पावर दे रखी है कि आपने फिल्म देखनी है, उन्होंने नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर एक मुख्यमंत्री डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे राज्य में फिल्म नहीं लगेगी। ये आप इंडस्ट्री को बरगला रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग जो हैं वहाँ पर आपस में दो हिस्से बढ़ चुके हैं पूरी तरह से। अगर हम कहें बॉलीवुड, यहाँ पर फिल्म की रिलीज़ की अगर हम बात करते हैं सर, तो फिल्म की रिलीज़ की अभी
एक फैसला कोर्ट ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि बंसाली कहीं लगाए या ना लगाए। यहाँ पर मुद्दा दूसरा है कि फिल्म रिलीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर विदेश में आप फिल्म रिलीज करते हैं, किसी भी देश में, आप ब्रिटेन में फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, सेंसर पास हो चुका है, लेकिन ब्रिटिश में अगर पिक्चर रिलीज होती है तो सबको मालूम है आजकल के युग में फिल्म की कॉपी आने में कुछ टाइम नहीं लगता। जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने, जिस कंपनी ने फिल्म के राइट्स ऑल ओवर इंडिया के लिए लिए हैं, 80-90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो क्यों चाहेगा कि फिल्म ब्रिटेन में पहले लगे? अगर वहाँ लगती है, यहाँ की मार्केट खत्म हो जाती है। सेंसर वाली बात जो है, अगर नेताओं का हस्तक्षेप, तो मुझे लगता है डे बाय डे अगर हम देखें, जिस दिन से विवाद शुरू हुआ है, ये विवाद फिल्म की रिलीज नहीं बल्कि फिल्म बनने वक्त ही शुरू हो गया था, जब फिल्म की शूटिंग में तोड़फोड़ हुई, बहुत मारपीट भी हुई फिल्म के लीड स्टार से। सरकार एक राज्य के लिहाज से अगर देखें, मुख्यमंत्री या किसी भी प्रदेश की सरकारें ये भी कह रही हैं, जो उनका तर्क है इस विरोध के पीछे, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट है, विषय बनता है, और ऐसे में अगर फिल्म के रिलीज से पहले ही उसका विरोध शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं मामला कानून मसला से जुड़ता है, और ऐसे में फिर सरकारों के पास ऑप्शन क्या है? हाँ, देखिए, अगर हम बहुत पहले दूर ना जाएं तो कई फिल्मों पर पहले विवाद हुआ है। पंजाब में, यहीं पर उड़ता पंजाब के बारे में बातचीत हुई थी, बहुत हंगामा था। विश्वरूपम कमल हासन की पिक्चर थी, उसके ऊपर हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक मैं कहूँगा ये एक डब्बा बंद है। फिल्म पता ही नहीं फिल्म में क्या है, क्या बनी या नहीं क्या बनी। हम लोग इस सीन तो सोच कर चल रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और दीपिका पादुकोण जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, उनका कुछ सीन है जो अफवाहें या जो भी कहे ट्रेंड फैला हुआ है, उसी के बेस पर एक वर्ग विशेष सभी। मैं भी मूवी क्रिटिक हूँ, सारा दिन ट्रेड में रहते हैं, दर्शकों से बातचीत होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा ओनर से बात होती है। वो लोग बताते हैं कि इतना क्रेज है फिल्म का, आप सरप्राइज करेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म को भी डेट नहीं है, जो NGO हैं, जो संस्थाएं जो फिल्म को रिलीज कर इकट्ठा दिखती हैं, RWA हो गया, कई संस्थाएं हैं सर, क्लब होते हैं, वो फिल्म की बुकिंग पहले करा लेते हैं। पद्मावती ऐसी फिल्म है जिसके लिए अभी से सिनेमा ओनर्स को कहा गया है कि हमें 2 शो चाहिए, 4 शो चाहिए, 6 शो चाहिए, यानी पहले बुकिंग कर रहे हैं। ये मुझे लगता है जो एक फंडा चल रहा है, डे बाय डे फिल्म का विरोध होता जा रहा है। संजय लीला बंसाली को एक बैठे बिठाए ऐसा प्रमोशन मिल गया, उसका एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा, फिल्म के स्टार कहीं नहीं जा रहे प्रमोशन करने के लिए, और डे बाय डे फिल्म की लीड बन रही है, टीवी में चर्चा हो रही है, हर जगह। शर्मोहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म को प्रमोट करने या फिर प्रमोशन के लिए जो तरीके थे उससे अलग तरीका अपनाया जा रहा है, विवाद खड़ा कर दीजिए उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं एक वो शिगुफा तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि अभी पिछले दिनों भी मैं एक डिस्कशन में बैठा हुआ था जहाँ पर वो सज्जन हमारे आए थे, जो मुंबई से पिक्चर देख कर आए थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वैदिक साहब थे, मैं था उसमें। तो उन्होंने फिल्म के बारे में अपना पक्ष रखा, एक टीवी चैनल ओनर हैं, उन्होंने फिल्म देखी, कुछ और लोगों ने देखी, तो फिल्म की वो शान में कशीदे पड़ रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि इस जैसी फिल्म बनी नहीं है, फिल्म बेइंतहा अच्छी बनी है। वो फिल्म की तुलना के आसिफ के मुगल आजम से लेकर के माइलस्टोन पिक्चर्स के साथ कर रहे हैं। तो अगर बंसाली साहब, मुझे मेरा मानना पर्सनली है ये कि बंसाली साहब अगर 2 क्रिटिक्स को बुला सकते थे, एक टीवी वालों को बुला सकते थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट को बुला सकते थे, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था कि अगर वो कोई करणी सेना, जो भी उनके विरोधी संगठन है, उनके भी एक प्रतिनिधिमंडल को इन्वाइट करते कि हम 4 लोगों को फिलहाल दिखा रहे हैं। सर, 4 लोगों का मतलब हो जाता है कि आप 2 फाड़ कर देते वहाँ पर। लेकिन सवाल है कि सेंसर बोर्ड से पहले किसी और को दिखाने का मकसद या मतलब क्यों है? जब एक संस्था, संवैधानिक संस्था भारत में है जो कि सर्टिफिकेशन का काम करती है, तो क्या आप ये माना जाए कि वो संस्था बेकार है, आप उसको नहीं मानते, उससे पहले आप एक समूह को दिखाते और जो तय करता है कि फिल्म सही है गलत है? बिल्कुल, इसी बात पर देखा सेंसर के जो हमारे प्रसन्न जोशी जी हैं, उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा भी आप फिल्म रिलीज से पहले, उन्होंने कहा हमारे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ और लोग उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा मेरा प्रोडक्ट है, मैं किसी को भी दिखाऊं। अरे ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि फिल्म आपने जो बनाई है उसको सेंसर की बॉडी देखती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, प्रीव्यू कमेटी इस फिल्म को देखती है, वो अपनी राय देती है, उसके बाद बताया जाता है कि आपने ये सीन कट करने हैं, और ऐसा नहीं है करने हैं, वो भी फिर प्रोड्यूसर को छोड़ दिया जाता है कि वो सीन कट करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उसका अप्लाई करता है। हाँ, फिर वो अप्लाई करता है कि मैं, मुझे ए सर्टिफिकेट चाहिए, मैं सीन नहीं काटूंगा। वो कंडीशन रखते हैं कि अगर आप ये सीन को रखेंगे तो हम आपको ए देंगे, ये सीन रहेंगे तो यू ए रहेंगे, और आप ये काट लेते हो तो हम आपको यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके बाद का प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बंसाली साहब ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की पूरी कोशिश जरूर की है कि उन्होंने फिल्म को सेंसर को दिखाए बिना, किसी भी बॉडी को दिखाए बिना, आपने उनको फिल्म सबमिट तक नहीं कराई उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने पहले कुछ लोगों को बुलाया, फिल्म की स्क्रीनिंग करी। चलिए वो भी प्राइवेट था कि आप फिल्म दिखा सकते हैं। मैं भी एक फिल्म देखी मैंने बिना सेंसर के, और प्रोड्यूसर की थी, उन्होंने कहा लेकिन हम उसकी राय नहीं व्यक्त करते सर। आमिर खान ने अपनी कई फिल्में दिखाई हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से अगले दिन आके नहीं बताते 3 इडियट कमाल बन गई है, कमाल की बनी। यहाँ पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वेल प्लान था कि वो फिल्म दिखाई जाएगी, उसके बाद टीवी चैनल्स पर बहस होगी, चर्चा होगी, और उस फिल्म की इतनी तारीफें की जाएगी
कि फिल्म को इतनी बड़ी प्रमोशन मिल जाए, जो मुझे नहीं लगता कि अगर संजय लीला बंसाली इस प्रमोशन के लिए एक बहुत मोटा बजट खर्च कर देते हैं, बहुत पैसा भी लगा देते हैं, तब भी वो शायद नहीं कर पाते। अब एक और जो इसमें नया मैं कहूँ कि पक्ष जुड़ता है, संसदीय कमेटी के सामने उनके पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इससे पहले आपको याद पड़ता है कोई ऐसा मौका जब इस तरह की फिल्म पर संसदीय कमेटी कॉल कर रही है और उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सर में ऐसे विवाद बहुत बार हुए हैं। अनुराग कश्यप पर हम यहीं बैठे थे, उड़ता पंजाब पे हुए हैं, कई फिल्म्स पे हुए हैं, विश्वरूपन पे हुए हैं, लेकिन इतना विवाद नहीं बढ़ा। यहाँ पर तो अगर हम देखें तो इसके साथ तो हत्या का एक मकाजे, जानलेवा जो भी किले के साथ हुआ, हर तरह का कुछ ना कुछ हो रहा है। डे बाय डे बयानबाजी इस तरह की आ रही है। अगर कमेटी संजय लीला बंसाली को बुलाती है अपना पक्ष रखने के लिए, जरूर जाएंगे मुझे लगता है, और बंसाली को जाना भी चाहिए क्योंकि कमेटी को अधिकार है बुलाने का, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इसका भी तो अर्थ आप निकालिए कि उनका लाभ किसको होगा। इसका लाभ कमेटी को नहीं होने वाला कुछ भी, इसका लाभ फिर वही मिलेगा संजय लीला बंसाली को कि फिल्म जो सूचनाएं हैं फिल्म मार्केट से हमें जानकारी मिल रही है, जो अनऑफिशियली बता रहे हैं कि जनवरी में फिल्म रिलीज करेंगे। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को आज जो उन्होंने कहा इस पूरी हियरिंग में कि बयानबाजी से उच्च पदों पर बैठे लोग बचें कम से कम फिल्म को लेकर और सेंसर बोर्ड को अपना काम करने दें। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। उन्होंने हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन के उद्घाटन पर भारत में तेज आर्थिक सुधारों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमी बदलाव के प्रतीक हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार इवांका ट्रंप ने महिलाओं को व्यापार की राह में आने वाली बाधाएं दूर करने पर जोर दिया। हैदराबाद में मंगलवार को 8वें वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन की रंगारंग शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार इवांका ट्रंप ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरक्की में महिलाओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार सहूलियतें बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने युवा उद्यमियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। To my entrepreneur friends from across the globe, I would like to say, come, make in India, invest in India, for India and for the world. I invite each one of you to become a partner in India's growth story. सम्मेलन पहली बार दक्षिण एशिया में हो रहा है। भारत और अमेरिका मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इवांका ट्रंप ने भारत की नीतियों की तारीफ की और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए उम्मीद बताया। इवांका ने व्यापार में महिलाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। Fueling the growth of women-led businesses isn't simply good for society, it's good for our economy. One study estimates that closing the gender entrepreneurship gap worldwide could grow our global GDP by as much as 2%. 3 दिन चलने वाले सम्मेलन का थीम वुमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल है। इसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज और देश की उन्नति में उनका योगदान बढ़ाना है। इस दौरान 4 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इनमें ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, वित्तीय तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मीडिया व मनोरंजन शामिल हैं। Our government has embarked upon ambitious programs for empowerment of women and promotion of entrepreneurship and skill development in India. We seek to do this not only for our 1.25 billion strong population,
but also for our partners in line with our mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. Telangana has been ranked as #1 state in the country in ease of doing business rankings brought out by the Government of India and the World Bank jointly. Telangana has now become a preferred destination for both international and domestic investors. सम्मेलन में 150 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान, सऊदी अरब और इजराइल जैसे 10 देशों से केवल महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1500 प्रतिभागियों को चुना गया है। पहली बार प्रतिभागियों में आधे से अधिक महिलाएं हैं। इनमें 300 निवेशक और उससे जुड़े लोग भी शामिल हैं। 1/3 उद्यमी अमेरिका, 1/3 भारत और 1/3 दुनिया के दूसरे देशों से हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में पहली बार 2010 में वॉशिंगटन में सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले इवांका ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले फेज का उद्घाटन किया। पहले चरण में मियापुर से नागोले के बीच 30 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो चलेगी। कल से आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। हैदराबाद को मंगलवार को मेट्रो की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी भी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और राज्यपाल ESL नरसिम्हन इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ थे। प्रधानमंत्री ने मियापुर से कोकटपल्ली तक मेट्रो में सफर किया और फिर वापस आए। हैदराबाद अब दिल्ली, मुंबई और 5 दूसरे शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहां मेट्रो रेल का नेटवर्क है। मेट्रो की यह सेवा बुधवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। मेट्रो क्षेत्र में यह सार्वजनिक और निजी भागीदारी की दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें अत्याधुनिक संचार सेवाएं हैं और हर 2 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन संचालित की जा सकती है। पहले चरण में मेट्रो मियापुर से नागोले के बीच 30 किलोमीटर के दायरे में है। इसमें 24 स्टेशन होंगे। सभी ट्रेनों में शुरुआत में 3-3 कोच होंगे। पैसेंजर्स बढ़ने पर कोच की तादाद बढ़कर 6 की जाएगी। न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 60 रुपए रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 2012 में शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई नेट यूटिलिटी के पक्ष में है। ट्राई की ओर से जारी सिफारिश में कहा गया है कि नेट यूजर्स के साथ कंटेंट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसा कोई करार नहीं चाहिए जो कंटेंट के आधार पर भेदभाव करता हो। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर ट्राई ने अपनी सिफारिशें जारी कर दी हैं। ट्राई ने कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को इस तरह के समझौते से रोका जाना चाहिए जो कंटेंट के आधार पर भेदभाव करते हैं। नियामक ने कंपनियों के लाइसेंसिंग नियमों में भी बदलाव का पक्ष लिया है, जिससे कंटेंट को लेकर अलग अलग रवैया नहीं हो। ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां किसी खास सर्विस के लिए इंटरनेट की स्पीड को धीमा या तेज नहीं करें और किसी कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर सकें। ट्राई ने अपनी सिफारिशें जारी करते हुए मल्टी शेयर होल्डिंग बॉडी बनाने का सुझाव दिया है। इसमें टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों, कंटेंट प्रोवाइडर्स, सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। ये पैनल ऐसे मामलों की निगरानी और जांच करेगा। ट्राई की सिफारिशें ऐसे समय में आ रही हैं जब नेट न्यूट्रलिटी पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है। अमेरिकी नियामक फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हाल ही में कहा है कि उसकी योजना अमेरिका में 2015 से अपनाए गए नेट निरपेक्षता नियमों को वापस लेने की है। वहीं नेट न्यूट्रलिटी के समर्थक इंटरनेट ट्रैफिक सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के मुहैया कराने के पक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर राज्य के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता और पाटीदारों को कांग्रेस पार्टी आरक्षण के नाम पर बहका रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाटीदारों को आरक्षण के फॉर्मूले को कांग्रेस को जनता के सामने रखना चाहिए।
एक सवाल बार बार उठा है कि 50% की सीमा आप कैसे पार करेंगे। और आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी कृपया बताए कि 50% की सीमा को क्रॉस करने का आपका रोड मैप क्या है। या आप छलावा कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। वोट की सौदागरी के लिए यह छलावा और दिखावा बंद होना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन अफवाहों को खारिज किया कि बैंक उद्योगपतियों के कर्जों को बट्टे खाते में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी बड़े डिफॉल्टर का कर्ज माफ नहीं किया है। जेटली ने एक ब्लॉग में लिखा कि पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि उद्योगपतियों के कर्ज को माफ किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर सरकारी बैंकों ने कर्ज बांटे थे जो आज एनपीए में तब्दील हो चुके हैं। जेटली ने कहा कि कर्ज लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बजाय सरकार ने उन्हें राहत दी और डिफॉल्टर्स को नॉन एनपीए अकाउंट होल्डर्स के तौर पर वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा कि नए दिवालियापन कानून के तहत 12 सबसे बड़े डिफॉल्टर से रिकवरी की कार्यवाही शुरू की गई है। इन 12 डिफॉल्टर्स का कुल एनपीए 1,75,000 करोड़ रुपए है। आयकर विभाग ने 1,16,000 लोगों और कंपनियों को नोटिस भेजा है जिन्होंने नोटबंदी के बाद 25 लाख से अधिक रुपए बैंकों में जमा किए लेकिन तय समय पर आयकर रिटर्न नहीं भरा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने बताया कि इन्हें रिटर्न भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। उनके मुताबिक 10 से 25 लाख रुपए जमा करने वाले 2,40,000 लोगों ने भी रिटर्न नहीं भरा। इन्हें भी जल्द नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी रकम जमा करने के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों की पड़ताल जारी है। आयकर विभाग उन लोगों की जांच कर रहा है जिन्होंने नोटबंदी के बाद 2.5 लाख से अधिक की रकम जमा की थी। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा को सबसे शक्तिशाली हथियार बताया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के जरिए दुनिया को बदला जा सकता है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति ने ये बात वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक समारोह में कही। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से खुद को तैयार करने की सलाह दी और शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के मामले में छात्रों के लिए विश्वस्तरीय माहौल उपलब्ध कराने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को अमरावती में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान ज्ञान का मंदिर है और यहाँ छात्रों को सीख लेने के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। As per our ancient Guru Shishya Parampara, the teacher is the most venerated person by the disciple. Although modern day students get all the information they require at the click of a mouse, but going to Google, it should be noted, I have been telling in the recent past, Google, very important, very informative, and also sometimes affirmative also. But I can tell you, my young friends, Google can never replace Guru. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को शक्तिशाली हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने छात्रों को बदलती तकनीक के हिसाब से क्षमता विकसित करने की नसीहत दी। In India, there are good universities, but you need excellent universities. So I appeal to all the universities, private or public, to focus on enhancing the skills and enhancing the knowledge, raising the standards, and then compete with the world. If proper opportunities are given, proper facilities are given, proper infrastructure is created, definitely our universities also will excel. उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं की संख्या में भारत पहले पायदान पर है और इस ऊर्जा को सही दिशा देने में उच्च शिक्षण संस्थानों को भूमिका निभानी चाहिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अमरावती। भारत में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र की स्थापना में रूस मदद करेगा। इसमें कुदरती आपदाओं के साथ दूसरे तरह के संकटों से निपटने में मदद मिलेगी। मॉस्को में आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रूस के आपात मामलों के मंत्री व्लादिमीर पुचकोव के बीच मुलाकात में इस पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने 2018-19 के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़ी साझा योजना पर दस्तखत किए और आपदा से निपटने को लेकर व्यापक चर्चा की। दोनों देशों ने साल 2010 के बाद आपदा से निपटने से जुड़े समझौतों को लागू करने में हुई प्रगति का जायजा लिया। दोनों देश एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने और ट्रेनिंग कार्यक्रम पर भी सहमत हुए।
इंडोनेशिया के बाली में ज्वालामुखी की चेतावनी पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वो स्थिति के बारे में लगातार जानकारी दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया में भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों की मदद करेगा। बाली में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने मदद के लिए हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क खोला है। माउंट आंगू से पिछले मंगलवार से ज्वालामुखी दहक रहा है और लगातार गुबार निकल रहा है और इसका धुआं आसमान में कई किलोमीटर तक फैल चुका है। और अब जाते आते आपको छोड़ जाते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की खबर के साथ। आज इसका गोवा में समापन हो गया। रॉबिन कैम्पलो की फिल्म 120 बीट्स पर मिनट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया और उसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को साल के व्यक्तित्व सम्मान से नवाजा गया। 48वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव मंगलवार को गोवा के पणजी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ खत्म हो गया। फेस्टिवल में रॉबिन कैम्पिलो की फिल्म 120 बीट्स पर मिनट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया और इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी फिल्म के लिए नहुएल पेरेज बिस्कायट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। फिल्म टेक ऑफ के निर्देशक महेश नारायण को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये फिल्म इराक के तिरकित में फंसी भारतीय नर्सों के ऊपर बनी है। वहीं इस फिल्म के लिए मलयाली अदाकारा पार्वती को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। विवियन क्यू को चीनी फिल्म एंजेल्स वेयर व्हाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया और उन्हें सिल्वर पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट डेब्यू फिल्म डार्क स्कल के लिए निर्देशक किरो रूसो को सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोज कदम की मराठी फिल्म क्षितिज को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से नवाजा गया। फेस्टिवल में अभिनेता अमिताभ बच्चन को साल के व्यक्तित्व के सम्मान से नवाजा गया। वहीं कनाडा के जाने माने फिल्मकार एटम इयोगन को उनकी उपलब्धि भी सम्मानित किया गया। फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरमा में 26 फीचर फिल्में और 16 गैर फीचर फिल्में दिखाई गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।